I need you back here right now. I need you. Okay, baby, just calm down, sweetheart. Calm down. Tell me to calm down. You're breaking up. तो दोस्तों, आज हम एलियन सीरीज के चौथे पार्ट को उसके टाइमलाइन के हिसाब से एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले एलियन सीरीज के तीनों पार्ट को नहीं देखा है तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद देख लीजिए। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है प्रोमेथियस मूवी के 11 साल बाद, यानी कि 2104 में, जहां पर हम डेविड और पीटर वेलेंट के फ्लैशबैक को देख पाते हैं। डेविड पीटर वेलेंट से पूछता है, आपने मुझे बनाया है तो आपको किसने बनाया? जिसके बाद पीटर कहते हैं, इसी बात को जानने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डेविड कहता है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा क्योंकि मैं आपसे सुपीरियर हूँ। एक टाइम पर आप बूढ़े होकर मर जाओगे, लेकिन मैं इमोर्टल हूँ। डेविड की बातों से हमें समझ में आ जाता है डेविड बहुत ही इंटेलिजेंट और घमंडी था। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम एक अत्याधुनिक स्पेसशिप को देख पाते हैं जो कि एक अनजान ग्रह की तरफ जा रहा था। असल में दोस्तों, धरती की हालत प्रदूषण के कारण बहुत ही खराब थी, इसीलिए इंसान दूसरे ग्रह में कॉलोनी बसाने के लिए जा रहे थे। इस शिप की देखभाल डेविड की तरह ही दिखने वाला एक एडवांस रोबोट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिप के क्रू मेंबर्स क्रायोजेनिक स्लिप में थे क्योंकि धरती से उस प्लेनेट का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा था। शिप के अंदर 2000 क्रू मेंबर्स के साथ 1140 इंसानों के भ्रूण भी थे। यह शिप 7 साल बाद अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने वाला था, लेकिन तभी अचानक शिप के अंदर एक तकनीकी प्रॉब्लम आ जाता है और इसी वजह से सारे क्रू मेंबर्स को नींद से उठाया जाता है, लेकिन शिप का कैप्टन चेंबर के अंदर ही फंसकर मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम कैप्टन की पत्नी डैनियल को देख पाते हैं जो अपने पति के मौत से बहुत ही दुखी थी। इसके बाद हम देखते हैं सारे क्रू मेंबर्स शिप को ठीक करने का तय करते हैं, जिसके बाद कुछ क्रू मेंबर्स बाहर जाकर शिप को ठीक करते हैं, जिसके बाद शिप फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक अनजान सिग्नल उनके पास रिसीव होता है जो कि ठीक सामने के ही एक प्लेनेट से आ रहा था। उस प्लेनेट को स्कैन करने के बाद क्रू मेंबर्स को पता चलता है यह प्लेनेट धरती की तरह ही रहने लायक है, जो कि उनके लिए एक अच्छी बात थी क्योंकि उनका निर्धारित प्लेनेट अभी भी 7 साल दूर था। इसीलिए सभी टीम मेंबर्स उस प्लेनेट में जाने का तय करते हैं, लेकिन कैप्टन की पत्नी डैनियल उनके फैसले के खिलाफ थी क्योंकि स्पेस को स्कैन करते समय इस प्लेनेट के बारे में किसी को भी पता नहीं चला और इस प्लेनेट के ऊपर किसी ने रिसर्च भी नहीं किया, इसीलिए यह प्लेनेट हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद क्रू मेंबर कहता है, फिर भी हमें एक बार जाकर देखना चाहिए। खैर, आगे हम देखते हैं शिप उस प्लेनेट के पास पहुंच जाता है, लेकिन बड़ा शिप प्लेनेट के बाहर ही रुकता है और एक छोटे शिप को प्लेनेट के सरफेस में भेजा जाता है, लेकिन जाते समय तूफान के कारण बड़े शिप से उनका संपर्क टूट जाता है। प्लेनेट में उतरने के बाद कुछ टीम मेंबर्स शिप में ही रुक जाते हैं और बाकी टीम मेंबर्स प्लेनेट को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं। उनके मुताबिक एक पहाड़ी के ऊपर से सिग्नल आ रहा था, इसीलिए टीम मेंबर्स पहाड़ी के ऊपर जाना शुरू करते हैं। जाते समय टीम की एक लड़की प्लेनेट की मिट्टी को सैंपल के तौर पर रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ एक टीम मेंबर गलती से एक पौधे के ऊपर पैर रख देता है, जिसके अंदर से काले रंग का पदार्थ हवा में बहकर उसके कानों में घुस जाता है और उस आदमी को इस बात की भनक भी नहीं लगती। खैर, इसके बाद हम देखते हैं सभी टीम मेंबर सिग्नल के पास पहुंचते हैं जहां पर एक बड़ा सा जहाज टूटा पड़ा हुआ था। दोस्तों, अपने ठीक ही समझा, इस जहाज को प्रोमेथियस मूवी के अंत में दिखाया गया था, जिसमें बैठकर डेविड और एलिजाबेथ इंजीनियर्स के प्लेनेट की तरफ निकले थे। जहाज के अंदर जाकर उन्हें एलिजाबेथ का लॉकेट मिलता है, जिसे देखने के बाद वाटर कहता है, ये लॉकेट एलिजाबेथ शो का है जो आज से 11 साल पहले नए ग्रह की तलाश में निकली थी, लेकिन इसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। लेकिन तभी अचानक एक क्रू मेंबर गलती से एक बटन को दबा देता है और कुछ ही देर में एक रिकॉर्डेड होलोग्राम शुरू होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वही टीम मेंबर बीमार होने लगता है, जिसके कान के अंदर काला पदार्थ घुसा था, जिसे देखने के बाद एक टीम मेंबर उसे शिप की तरफ ले जाती है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन और एक टीम मेंबर उसकी हालत को देखकर बहुत ही घबरा जाती है क्योंकि उस आदमी के पीठ से खून निकल रहा था। इसीलिए टीम मेंबर उस इन्फेक्टेड आदमी के साथ उस लड़की को भी कमरे के अंदर बंद कर देती है। वह लड़की कहती है, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन टीम मेंबर कहती है, मैं इन्फेक्शन फैलने का रिस्क नहीं ले सकती हूँ। खैर, आगे हम देखते हैं उस इन्फेक्टेड आदमी के पीठ से एक क्रिएचर निकलता है जो कि दिखने में बहुत ही भयानक था, जिसे देखने के बाद क्रू मेंबर वहाँ पर से भाग जाती है और रूम के अंदर फंसी हुई लड़की उस क्रिएचर का शिकार बन जाती है। इसके बाद हम देखते हैं क्रू मेंबर एक गन लाकर उस क्रिएचर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह क्रिएचर बहुत ही फुर्तीला था, इसीलिए एक भी गोली उसे छू नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ अंधाधुंध गोली चलाने से शिप के अंदर आग लग जाती है और कुछ ही देर में पूरा शिप ब्लास्ट हो जाता है।
खैर आगे हम देखते हैं सभी टीम मेंबर्स दौड़ते हुए शिप के पास आते हैं, लेकिन तभी अचानक और एक इन्फेक्टेड टीम मेंबर के मुंह को फाड़कर और एक क्रिएचर निकलता है, जिसे देखने के बाद सभी टीम मेंबर्स डर जाते हैं। लेकिन तभी अचानक और एक xenomorph उनके ऊपर हमला करता है। वॉल्टर क्रू मेंबर्स को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन के शरीर का एसिड लगने से उसका हाथ गल जाता है। एलियन उन सभी को मारने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक एक अनजान आदमी आसमान की तरफ फायर गन से शूट करता है, जिसे देखने के बाद एलियन वहां पर से भाग जाता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं वह आदमी सभी क्रू मेंबर्स को अपने पीछे आने के लिए कहता है। थोड़ी दूर जाकर एक बड़े से ग्राउंड में उन्हें बहुत सारे इंसानों की लाश पड़ी हुई मिलती है, जिसे देखने के बाद क्रू मेंबर्स पूछते हैं यहाँ पर आखिरकार हुआ क्या था। जिसके बाद हम देखते हैं वह आदमी और कोई नहीं डेविड था, जिसे हमने प्रोमेथियस मूवी और इस मूवी के शुरुआत में देखा था। डेविड कहता है वह और एलिजाबेथ इस प्लेनेट पर इंजीनियर्स की तलाश में पहुंचे थे, लेकिन पहुंचने के बाद गलती से ब्लैक कलर का बायो वेपन उनके ऊपर गिर गया, जिससे पूरे इंजीनियर्स के नस्ल का खत्म हो गया। हालांकि पेड़ पौधों के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन डेविड के बातों के ऊपर डैनियल को शक होता है। इसके बाद हम देखते हैं डेविड वॉल्टर को हेलो कहता है, क्योंकि वॉल्टर उसी की तरह एक एडवांस रोबोट था। डेविड अपने 11 सालों का एक्सपेरिमेंट वॉल्टर को दिखाता है। डेविड की बातों से वॉल्टर को समझ में आ रहा था कि डेविड एक पेचीदा रोबोट है। इसके बाद डेविड कहता है आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं डेविड ने ही जानबूझकर बायो वेपन को इंजीनियर्स के ऊपर छोड़ा था, क्योंकि उसे पता चल गया था इंजीनियर्स ही इंसान और सारे जीव जंतुओं के क्रिएटर है। डेविड का मानना था अगर वह सारे इंजीनियर्स को खत्म कर दे तो वह खुद एक क्रिएटर बन सकता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर डेविड एलिजाबेथ के कब्र को दिखाता है, जिसके बाद वॉल्टर पूछता है एलिजाबेथ को क्या हुआ था। खैर आगे हम देखते हैं क्रू मेंबर्स शिप के साथ संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तूफान के कारण संपर्क नहीं हो पाता। वहीं दूसरी तरफ एक xenomorph एक क्रू मेंबर के ऊपर हमला करता है। यह वही xenomorph है जो फायर गन को देखकर भाग गया था। इसके बाद हम देखते हैं xenomorph डेविड के पास आता है और शॉकिंगली डेविड उसके साथ कम्युनिकेट करने लगता है, लेकिन तभी अचानक एक क्रू मेंबर वहां पर आ जाता है और xenomorph को गोली मार देता है, जिसे देखने के बाद डेविड गुस्सा होकर कहता है यह तुमने क्या किया, वह मेरी बात मानने ही वाला था। इसके बाद डेविड क्रू मेंबर को एक रूम के अंदर ले जाता है, जहाँ पर बहुत सारे एलियन के अंडे रखे हुए थे और बाहर निकालने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी अचानक एक फेस हुगर क्रू मेंबर के मुंह में चिपक जाता है। क्रू मेंबर जब होश में आता है तो पूछता है मेरे साथ क्या हुआ है। तब डेविड कहता है तुमने एक नए विकास की शुरुआत की है, और कुछ ही देर में क्रू मेंबर के चेस्ट को फाड़कर एक xenomorph निकलता है, जो कि और भी ताकतवर था। वहीं दूसरी तरफ वॉल्टर को एलिजाबेथ की लाश मिलती है, जिसके ऊपर बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया गया था। असल में दोस्तों ये सब कुछ डेविड का ही किया धरा था, क्योंकि डेविड एक नई प्रजाति को जन्म देना चाहता था। इसीलिए उसने एलिजाबेथ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जिसका नतीजा वही इंसानों जैसा दिखने वाला xenomorph था। लेकिन इसका प्रॉब्लम एक ही था कि एक ही इंसान से एक ही xenomorph जन्म ले सकता था, और इसके लिए डेविड को और भी इंसानों की जरूरत थी। अब वॉल्टर के सामने सब कुछ ही क्लियर हो गया था। खैर अगले सीन में हम देखते हैं वॉल्टर डेविड के पास जाकर एलिजाबेथ के बारे में पूछता है और कहता है बायो वेपन गलती से नहीं, तुमने जानबूझकर डाला था। जिसे सुनने के बाद डेविड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और दोनों के अंदर लड़ाई छिड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ डैनियल को भी डेविड के सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि इस प्लेनेट में रहना मौत के समान है। इसीलिए डैनियल बाकी बचे क्रू मेंबर्स को लेकर शिप के बाहर भागती है, और तब तक वॉल्टर भी वहां पर आ चुका था। लेकिन तभी अचानक एक छोटा सा शिप उन्हें लेने के लिए सरफेस पर आता है, क्योंकि मदरशिप को उनकी मदद के लिए सिग्नल मिल गया था। सभी क्रू मेंबर्स वॉल्टर के साथ शिप में चढ़कर जाने ही वाले थे कि तभी अचानक नया xenomorph उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन डैनियल किसी तरीके से उस xenomorph से पीछा चुराती है और उसे जहाज के बाहर फेंक देती है। इसके बाद हम देखते हैं सारे क्रू मेंबर्स मदरशिप में पहुंच चुके थे। उन्हें लग रहा था कि खतरा अब टल चुका है, लेकिन तभी अचानक वही xenomorph उनके ऊपर फिर से हमला करता है, जो कि स्पेसशिप में चिपक कर मदरशिप में आ चुका था। डैनियल को पता था अगर xenomorph को नहीं रोका गया तो वह उसके प्लेनेट के इंसानों को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए डैनियल xenomorph को शिप के डंप यार्ड में लाती है, जहां पर से शिप के कचरे को फेंका जाता था। इसके बाद डैनियल xenomorph को कचरा फेंकने वाली गाड़ी के पास लाती है और चतुराई से गाड़ी के नुकीले हिस्से को xenomorph के शरीर के आर पार कर देती है, जिससे xenomorph की मौत हो जाती है। खैर मूवी के अंत में हम डैनियल को क्रायोजेनिक स्लिप में जाते हुए देख पाते हैं, क्योंकि अगला प्लेनेट 7 साल दूर था। लेकिन तभी अचानक एक ट्विस्ट हमारे सामने रिवील होता है। असल में दोस्तों यह रोबोट वॉल्टर नहीं बल्कि डेविड था,
था, डेविड ने बाल्टर को जख्मी करके शिप पर आ गया था। इसके बाद हम देखते हैं डेविड कुछ फेसहुगर के अंडे को अपने साथ लाया था ताकि क्रायोजेनिक स्लिप से उठने के बाद इंसानों को उनका खुराक बनाया जा सके, और यह असाधारण मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे किसी